तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आदत में बदलाव ला सकते हैं, किस तरह से हमें खुश रहना चाहिए। तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात देखी जाती है कि हमें अपने दैनिक जीवन में किस तरह से खुश रहना सीखना चाहिए। खुश रहना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है और उसे हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं जो कैसे लाई जा सकती है और इसे हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना कि आखिरकार ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हैप्पी रहने से हमें क्या लाभ होंगे और क्या फ़ायदे भी हमें हो सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर ये एक अपनी ताकत है जो हमेशा इसका हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ये बात बताने की कोशिश की है कि जो हमें व्यावहारिक रूप से आनंद मिलेगा, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो उतार चढ़ाव हमारे अपने दैनिक जीवन काल में आते रहते हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उससे व्यक्ति कभी वो बच नहीं सकेगा। मैंने इसका कई बार एग्जाम्पल देने की कोशिश की है और बताने की भी कोशिश की है। तो सबसे एक अहम फार्मूला है, वो है स्माइल करते रहना, हंसना, प्रसन्न रहना, वो काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्माइल करते रहते हैं या प्रसन्न रहते हैं या बहुत अपना मुंह बना के रहते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा लोग जो है वो अपने उसमें रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मिजाज में रहना। कभी कभी आपने सुना होगा, इन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये आपने महसूस किया होगा कि हम एटीट्यूड में रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ये कहा जाता है एटीट्यूड में रहना। अब एटीट्यूड जो है वो किस शब्द का नाम है। और दूसरी तरफ ये बात कही जाती है कि हमें स्माइल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण साधन है और उसका हमें उपयोग करते रहना चाहिए। यदि उसका उपयोग किया गया तो स्वाभाविक तौर पे उसका अपना एक परिणाम देखा जा सकता है। और वो करने के लिए हमें दैनिक जीवन में हैप्पी रहना या स्माइल करते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़्यादातर देखा होगा कि इंडिया में स्माइल जो है वो कम देखने के लिए मिलती है। जापान का उदाहरण लो या थाईलैंड का या अन्य राष्ट्रों का और भी एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने ये महसूस किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो स्माइल करते रहते, हैप्पी रहते, ऑलवेज हैप्पी, खुश रहते हैं। अब जब वहाँ के लोग रहते, हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि जो हम स्माइल या हमारी जो खुशी है वो हम लेते नहीं रहते हैं। तो ये एक असर कारक जो देखने के लिए चीज़ें मिलती है कि आखिर क्यों क्यों हम स्माइल नहीं करते हैं, क्यों आखिर हम खुश रहना नहीं चाहते। तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि स्माइल करते हैं या नहीं है, या हम प्रसन्न रहते हैं भी या नहीं है। यस स्वयंदीप। जी बंदे जी। हाँ बंटे हाँ जी। बताइए, स्माइल रहना चाहिए नहीं, स्माइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खुश और प्रसन्न। बंटे जी, स्माइल स्माइल करेंगे तो स्माइल से ही पॉजिटिविटी आती है, बड़ी तो बात है। एग्जैक्टली, पॉजिटिविटी आती है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पॉजिटिविटी हम आती है अपने और दैनिक जीवन सामने वाला भी अगर उसके मन में भी रहेगा कि मैं इनसे नहीं बात, तो उसका मन अपने आप ही करेगा कि इनसे बात करूँ। राइट। क्योंकि और मैं तो बैंकिंग से मैंने रिटायरमेंट लिया है, तो मुझे तो कस्टमर हमारी तो आदत ही है, स्माइल से ही सबसे बात करते हैं। और कस्टमर अभी भी रिटायरमेंट ले लिया पर कस्टमर अभी भी बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। क्योंकि नेचर हमारा, और एक ऐसा 30 ईयर्स अपने मैंने कंप्लीट किए बैंकिंग सर्विस में अपने में, तो कस्टमर बहुत मिस करते हैं। कहते मैडम अभी भी कितने मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप में भी बातें होती हैं, कहते मैडम बहुत मिस करते हैं। इतना ट्रस्ट कस्टमर के साथ बना हुआ है कि कभी भी किसी भी मार्केट में मैं चली जाऊं दिल्ली में, मेरे को 5 या 6 कस्टमर मिल जाते हैं और हक करके छोड़ते नहीं है बनते जी। वेरी गुड, 15 मिनट तक आंखों में पानी आ जाते हैं, ऐसी सर्विस दे रखी है कस्टमर को। वेरी गुड।
तो बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं बनते जी। स्माइल तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसी से ही हमारा दिन की दिनचर्या शुरू होती है और स्माइल में ही हमारी दिनचर्या खत्म होती है। मैं हमेशा एक टेक्निक बताते रहता हूँ और मैं खुद भी उस बातों को हमेशा इम्प्लीमेंट करते रह रहा हूँ और ये बहुत सालों से मैंने इसकी प्रैक्टिस की है कि जब हम उठे तो उठने के बाद सबसे एक अच्छा काम करें, वो है स्माइल करना, खुश रहना, यस, अपने ब्रेन को जो है वो खुशी प्रदान कर देना, जो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि ये किया गया तो आपने सुबह उठते ही एक बड़ी ताकत जो है वो अपने मन को दे दी है, तो उसका एक असर हमारे अपने दैनिक जीवन में होने की पूरी पूरी संभावना होगी। और इसलिए स्माइल ऑलवेज ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा हमेशा खुश। प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। या लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी-कभी ये भी सवाल उत्पन्न हो जाता है कि भई घर में कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है या घर में कोई समस्या आ गई है, वो हर दिन तो नहीं आती है, वो कभी-कभी हमारे समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, तो वो एक अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को इस तरह से अपनी हैबिट में चीज़ों को लाना चाहिए। और इसके साथ दूसरी एक चीज़ जुड़ी हुई है कि हम लोगों ने डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। एवरी डे कि हम लोगों को एक भी दिन इसके लिए अपसेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर में करे या किसी ग्राउंड में जाकर करे। अभी कोरोना के समय में तो ज़्यादातर लोग घर में करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कम से कम आधा से 1 घंटा हमें देना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपनी एक्सरसाइज को करना चाहिए, व्यायाम डेली करना चाहिए, एवरी डे। एवरीडे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि हम थोड़ा लेज़ीनेस आ जाता है, तो अपने को लगा अरे नहीं-नहीं कल कर लेंगे। फिर थोड़ा और मन सोचता है तो फिर हम कब कर लेंगे। तो वो एक-एक दिन बढ़ते रहता है और उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी में होते जाता है, स्वाभाविक तौर पे। तो हमें करना है, लेकिन इसके साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हमें बहुत कम भी नहीं, लेकिन एक मध्यम मार्ग में हमें उन चीज़ों को करने की कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज जो है वो डेली होना चाहिए, अराउंड द वॉक, कि वो हमें करते रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है अपने खुद के द्वारा। और ये स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है और ये करने से काफ़ी फ़ायदे हमें होते रहते। और फिर कहा जाता है कि हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है कि जितना हो सकता है उतने हमने पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कम भी नहीं, क्योंकि जब हम बहुत कम लेना शुरू करते तो हमारे जो बॉडी में स्नायुस है, जो अंग है और हमारी जो एनर्जी है, उसके लेवल तक फिर से वापस आने के लिए हमें जो पर्याप्त मात्रा में स्लीपिंग है, वो हमें लेना चाहिए, है ना? और इसके लिए एक सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि हमें बहुत देर ना रात तक, जैसे कभी-कभी बहुत सारे लोग जो है वो देर रात तक जो है वो जागने की कोशिश करते हैं। बहुत देर रात हो जाती है और वो जागने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत देर रात तक ना जाते हुए 11 या फिर 11 के आसपास या थोड़ा बहुत भी उस समय जितना हो सके तो हम आराम कर लें और सुबह उठने की हमने कोशिश करनी चाहिए। सुबह उठने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो वायुमंडल में बहुत ही शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। आपने महसूस किया होगा और इसको यदि हम लेते हैं तो इसका भी बेनिफिट हमें होते रहता है। अब ये मतलब नहीं होगा कि हम यदि शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो हम बूढ़े नहीं होंगे या हमें बीमारी नहीं होगी। वो कई चीज़ों को लेकर फैक्टर में वो बनती रहती है, लेकिन हमारी अपनी तरफ से अपनी जागरूकता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कम से कम हम अपने तरफ से इन चीज़ों को करने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस वायुमंडल के साथ जीवन यापन कर रहे हैं या पर्यावरण के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बनता है, तो स्वाभाविक तौर पर हमें इसका फ़ायदा होता है। दूसरा एक बात है, पॉल्यूशन से बचे रहना चाहिए। जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण से अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए।
जैसे कि यदि मान लिया जाए कोई मोटर बाइक से जा रहा हो या जिसके पास कार है तो वो तो हमें जितना हो सके तो पॉल्यूशन के बाहर से बचने के लिए उसको सुरक्षा करनी चाहिए। यदि हमने मोटर बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना हो सके तो हेलमेट का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। यानी पुलिस वाला देखकर हमें हेलमेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये होता है, आपने महसूस किया होगा कि जब ट्रैफिक पुलिस हमें देखती है तो हम अपनी गाड़ी को लेकर रोक कर जो है वो हेलमेट लगाते हैं, वो नहीं। तो हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हम जब भी बाहर जाएंगे तो उसका एक बड़ा असर होता है कि एक तो पॉल्यूशन से बच जाता है इंसान। जो हवाएं बहुत ही खराब होती है, आपने देखा होगा आज के समय में, क्योंकि इतने मोटर बाइक है या इतनी कार है, इतनी बसें चलती है, इतने संसाधन हैं, इतने कारखाने चल रहे हैं, या जगह जगह आपने देखा होगा कि प्रदूषण भी बढ़ते जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने अपने आप को सुरक्षा की दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हमने हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी हम बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद में निश्चित ही अपने आप को, क्योंकि आपने देखा होगा कि शरीर का जो भाग है वो बाहर की दुनिया से कहाँ जुड़ा होता है। तो आपने महसूस किया होगा कि जो हमारा नाक या मुंह है, जो दो ऐसे हमारे अंग हैं, ये नाक और मुंह की सहायता से हर चीज हमारे अंदर प्रवेश करती है। बाहर यदि कुछ हो गया तो हम उसकी सुरक्षा कर लेते हैं अपने माध्यम से। लेकिन जब अंदर कोई चीज प्रभावित होती है, क्योंकि उसको हम देख नहीं पाते, तो देख नहीं पाते तो उसकी सुरक्षा करना या उसको उसका ठीक करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपनी खुद की सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें घर से बाहर निकलते समय में हमने हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये आदत को बदलनी चाहिए कि पुलिस जब देखेगा, ट्रैफिक पुलिस देखेगा और फिर मैं रोक कर जो है वो हेलमेट पहनूंगा, इट इज़ वेरी डेंजरस। वो आप पुलिस के कारण तो आप बच गए उस समय में, लेकिन जो पर्यावरण का इफेक्ट होगा, जो हवाओं का इफेक्ट होगा हमारे डेली लाइफ में, वो क्या होता है कि वो बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं और ये इग्नोर करके हम ऐसा मानते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, बेकार है, ये कुछ नहीं होता, ऐसा तो सब चलता है, ये हमें इससे बचना चाहिए। तो ये जो हम टालते रहते हैं, ये टालना ही हमारे आगे चलकर जो है वो हानि का परिणाम में बदलने के लिए या हानि आने में या हमें कहीं दिक्कत आने में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो है वो अपना घर बना लेता है। और इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करनी है कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूँ तो मुझे कुछ प्रमुख बातों की आदत लगनी चाहिए। नंबर एक, तो हमें अपने घर से निकलते समय यदि हम कोई भी साधनों का उपयोग करते हैं, साधन के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा अपने पानी को लेकर चलना। हमेशा अपने साथ में हो सके तो छतरी कैरी करना बहुत ज़रूरी है कि बारिश हो जाए या कभी धूप भी लग जाए तो हमें ये करना चाहिए। हमारे भारत में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि धूप से बचने के लिए, क्योंकि सन स्ट्रोक जो है वो कभी-कभी होने की संभावना देखी जाती है। और अधिकतर हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को हम ईज़ी लेते हैं, हमेशा जो है वो आसान तरीके में लेते हैं। आपने देखा हो कि आज के समय में इस बढ़ते हुए युग में कई तरह की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। सूर्य का प्रकाश तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं होता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना है कि हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, और ये ध्यान में रखने की कोशिश करना जितना हो सकता है। और हमें जितना हम राइटिंग या रीडिंग जो करना है, ये राइटिंग और रीडिंग पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। राइटिंग रीडिंग हमारे अपने मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए कहीं ना कहीं वो सुविधाजनक माना जाता है, और इसलिए ये चीज़ों को हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम भोजन ग्रहण करें तो आजकल के ज़माने में आपने ये देखा होगा कि भोजन ग्रहण करते समय भी भोजन का हम स्वाद नहीं चखते हैं। भोजन ग्रहण करते समय भी आपने ये महसूस किया होगा बहुत बार कि हम उस समय भी आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन है या बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करते हैं, टीवी वगैरह भी देखते रहते हैं, कई चीज़ें आजकल हम लोग करते जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भोजन के कम से कम करते समय में शांति से भोजन ग्रहण हमने करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लाइक मूड में है आज हम भोजन करने के, क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देती है,
भोजन हमारी शक्ति बढ़ाती है और भोजन ही हमारे लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। और इसलिए वो भोजन ग्रहण करते समय में हमारा मूड अच्छा होना चाहिए, जितना हम अपने मूड को अच्छा बना सकते हैं। और ये करने की कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम मैं 15 मिनट जो है वो अपने भोजन को चबा कर ग्रहण करने की कोशिश करूँ। मैं अपने भोजन को सही रूप में मैं वो ध्यान देने की कोशिश करूँ। तो ये जो हमें आवश्यक चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं हमारे लिए लाभदायक बनेगा और इस लाभ का जो फ़ायदा है वो हमारे अपने स्वयं के द्वारा ही हो सकता है और ये करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, अब इसमें अधिकतर ये होता है कि कभी हमारे पास किसी के पास तो अच्छी पर्याप्त साधन होते हैं, किसी के पास नहीं होता। फिर भी हमें भोजन की अच्छी मात्रा या भोजन का जो अच्छे तत्व है, जो पौष्टिक चीज़ें कहा जाता है, जिससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। भोजन के बारे में किसी भी प्रकार की जो अनदेखी है, वो कभी भी व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए एक जीवन जीने का एक ऊर्जा का स्रोत होता है, जिससे हम ये प्राप्त करते रहते हैं और इसीलिए उसका भी हमें विशेष ध्यान में रखने की कोशिश करना। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि कभी-कभी हम ये ध्यान देते हैं कि हम समय के बेशमय जो है वो भोजन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो उससे हमें बचे रहना चाहिए और देर रात तक, कभी-कभी ये होता है कि हम देर रात तक भोजन ग्रहण करते हैं और फिर हम सो जाते हैं। तो देर रात तक नहीं, बल्कि हमने एक फिक्स समय बनाना चाहिए और देर रात तक के जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, कभी-कभी होता है ऐसा, लेकिन उसको अवॉइड करना जितना हम कर सकते हैं और जितना हो सके तो शाम को जितना जल्दी हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना। इसके साथ-साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि पानी को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। पानी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उस पानी को यदि हम लोग लेते हैं तो उसका भी बेनिफिट हमें होने की संभावना होती है। तो हमेशा पानी शुद्ध हो और उसे हम पर्याप्त मात्रा में लेने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये भी हमने ध्यान रखा, यानी इससे कहा जाता है कि हमें अपनी केयरिंग करनी चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हमें पानी यदि नहीं किसी ने लाकर दिया तो हम स्वयं भी ले सकते हैं। तो ये हमेशा इसको ध्यान में रखना जितना हो सकता है। और एक और बड़ा अच्छा उपाय है कि हम दूसरों के हमेशा तारीफ करना सीखें, ग्रेटफुल जिसे कहा जाता है, बी ग्रेटफुल, कि दूसरों के लिए जो है वो हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए और दूसरों के लिए हमें बेनिफिट हो, हमारे माध्यम से दूसरों को लाभ प्राप्त हो सके और दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों को अच्छा बोलना, दूसरे के बारे में अच्छा विचार करना, ये होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। मतलब कभी-कभी ये होता है कि हम अपनी भावनाओं को दूसरे के प्रति वो सही बनाकर नहीं रखते हैं। तो वो एक्चुअली हमारे लिए तो लगता है कि वो सही है, लेकिन वो हमारी जो वीक है या हमारा जो मन है उसको कहीं न कहीं वो दूसरी ओर लेकर जाता है और उसका फ़ायदा फिर हमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो एक ध्यान में रखने की चीज़ है जिसे हमें हमेशा करने की कोशिश करनी चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। और हमें अपने जीवन काल में जितना हो सके तो ब्रीथ डीप कहा जाता है, जैसे सांस का लेना, गहरी सांसें दिन भर में 2-3 बार हमने लेते रहना चाहिए। हो सके तो सुबह और शाम को हमने गहरी सांस लेने का हमने कोशिश करनी चाहिए जितना हो सकता है। ये एक स्वाभाविक तौर पर बात देखी जाती है और इसी से होता ये है कि जो टेंस हमारे जो टेंशन जिसे कहा जाता है, ये टेंशन हमारे मन में रहता है, कई तरह की चीज़ें रहती हैं, तो उससे रिलैक्स होती है बॉडी और ये बॉडी रिलैक्स होने से टेंशन हमारा कम होता है और ये टेंशन को दूर करने में कहीं न कहीं दिक्कत रहती है। ये जो समस्या निर्माण होती है, ये भी कहीं न कहीं दूर करती रहती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और जब हमारे जीवन काल में कोई ऐसी बातें आती है, जब हमारा मन अनहैप्पी होता है, तो ऐसी कंडीशन में जिन-जिन चीज़ों के कारण हम हैप्पी होते रहते थे, तो वो प्रसंग को स्मरण करते हुए जितना हो सके तो हमें खुश रहने की जो प्रवृत्ति है, उसको बढ़ाने की हमने कोशिश करते रहना चाहिए और इसको यदि हमने बढ़ाने की कोशिश की, तो इसका जो बेनिफिट है, वो हमारे अपने दैनिक जीवन में होते हुए नज़र आएगा। इसका फ़ायदा जो है वो हमें हो सकते हैं
और चूँकि अभी तो कोरोना का समय है, ये ध्यान में रखते हुए, लेकिन हमने अपनी जो डेली रूटीन है, उसको हमने विशेष तौर पर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हम स्ट्रेस लेते रहते हैं, कभी-कभी मन में हम तनाव रखते हैं या हमारे अपने चेहरों पर भी वो भाव देखने के लिए मिलता है। तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन काल में जो ट्रेस होता है, जो हमारे चेहरे के ऊपर में वो तनाव का भाव देखने के लिए मिलता है, तो उस तनाव के भाव को भी हमें दूर करते रहना चाहिए। जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए दिक्कत करता है और इसलिए इसको जितना हम दूर कर सकते हैं, वो करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और इसलिए जो मैंने सबसे पहले जो उपाय बताया था कि हैप्पी लाइफ़, हैप्पी जो माइंड है वो बना रहना चाहिए, स्माइल जो है वो हमें लेते रहने चाहिए जिसका लाभ हमारे अपने दैनिक जीवन में हो सकते हैं और हो सके तो हमें अपने हर दिन कम से कम अपने दोस्तों से बातचीत करना चाहिए, अपने जो नज़दीक के रिलेटिव्स हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सकता है उससे भी एक हमारा बात करने से काफ़ी कुछ जो हमारा माइंड है वो अच्छा बना रहता है। तो ये भी एक उसका एक बड़ा तरीका है जो उसको हमें अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादातर कोशिश करना जो बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और फिर कहा जाता है कि हमने कुछ प्लानिंग करना चाहिए, वीकली प्लानिंग होना चाहिए हमारी। जो हम जीवन को जीते हैं तो बिना प्लानिंग के नहीं बल्कि मुझे 8 दिन के अंदर में कौन-कौन से कार्य हैं जो मैं नहीं कर पा रहा था अभी तक लेकिन मुझे ये 8 दिनों में या इन 7 दिनों में मुझे इस कार्य पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। यानी वीकली प्लानिंग हमारा बना रहना चाहिए। जैसे मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ कि यदि मान लिया जाए कोई घर में हमारी चीज़ें हैं, यदि हमने उसको साफ-सुथरा नहीं किया तो और भी वो उसके ऊपर में डस्ट जमती रहती है, तो डस्ट जमने का मतलब है उसकी चमक कम हो जाती है। लेकिन उसको आप जितना क्लीन करते जाते हैं, तो उसकी चमक ऑटोमेटिकली बढ़ते रहती है। तो उसी तरह से जब हम कार्य करना शुरू रखते हैं, तो हम कोई प्लानिंग के साथ में उसको करते हैं, तो हमारी जो काम करने की जो ताकत है या संभावना है, वो बढ़ते रहती है। और इसलिए वीकली जो है इस तरह का प्लान करने की कोशिश करें कि भई मुझे ये काम पेंडिंग है, इस काम को मैं करने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जो असर है, वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है, तो वो हमें करना चाहिए और इससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे कर सकें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बातें है, जो नेचर है, वो नेचर से हमें उसको देखना और देखकर कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि नेचर जो है, वो हमें सिखाता है। जैसे आपने देखा कि पेड़-पौधों की हरियाली है खेतों में जो फसल लगती है कितनी सुंदर दिखाई देती है और कई तरह की चीज़ें हैं जो ग्रीनरी है, जो हमारी आँखों को बड़ा सुकून पहुँचाती है। ये इस तरह की चीज़ों को हमें महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए यानी नेचर को हमें महसूस करना चाहिए, नेचर को देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए आपने कभी-कभी देखा हो कि हम अपने घरों में भी प्लांट लगाते हैं या पेड़-पौधे लगाते हैं। जब वो हरे-भरे होते हैं तो बड़ा आँखों को सुकून देता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है और वो चीज़ें जो है वो हमारे दैनिक जीवन में कहीं न कहीं उसका लाभ जो है वो मिलते रहता है। इसलिए नेचर से भी होना चाहिए। यदि हम रूबरू होते हैं तो उसका एक लाभ हमें मिलते रहता है, वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम डिप्रेशन में होते हैं या बहुत टेंशन लेते रहते हैं या कई तरह की बातें हमारे माइंड में आती रहती हैं। लेकिन जब हम नेचर को देखते हैं, तो नेचर को देखकर मनुष्य के मन में जो है वो खुशी उत्पन्न होती है। आपने महसूस किया होगा बहुत बार कि जब हम कोई चीज़ों को देखते रहते हैं तो ऐसे ही प अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जंगलों में जाकर जो है वो सफारी करते हैं तो आपने देखा शेर को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खतरनाक है। वो जिसके पास में आ गए तो वो हमें मार भी सकता है, लेकिन फिर भी आपने देखा हो कि उसको देखना मनुष्य की जो फीलिंग्स होती है वो बड़ी प्यारी फीलिंग होती है, वो उस तरह की। तो नेचर जो है वो हमें कहीं न कहीं चीज़ों को सिखाता है, ग्रीनरी वो हमारे लिए कहीं न कहीं काम करती है और वही जो हम डेली प्रैक्टिस करते जा रहे हैं जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमेशा हमने कंटिन्यूअसली अपने दैनिक जीवन में कुछ देर तक करते रहना चाहिए, इसका भी फ़ायदा हमें होते रहता है
और ये यदि किया गया तो इसका जो बेनिफिट है वो हमारे अपने दैनिक जीवन में होने की संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि नेचर आखिर हम लोगों को ही नहीं तो दुनिया के कई लोगों को चीज़ें जो है ये समझ में आता है। और इसीलिए ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, वो कहीं न कहीं हमारे अपने जीवन को बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, तो हमें ये समझना होगा और यदि ये समझ गए तो इसके जो बेनिफिट्स है वो अपने दैनिक जीवन में काल में देखे जा सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों के लिए जो सावधानी की शब्द होता है, सावधानी, साव और धान, ये जो शब्द हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है और इसको हमें अपने दैनिक जीवन में ध्यान रखते हुए समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि ये जो हमारे अपने जीवन काल में चीज़ें मिली हुई है तो किस ढंग से हमें उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पर भी हमें बल देना चाहिए कि हम इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और स्वाभाविक तौर पे हमारे जो मोमेंट है कि हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहे, कार्यों पर ध्यान देते रहे, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सेल्फ केयर जिसे कहा जाता है, हमें स्वयं की देख-रेख करते आना चाहिए। स्वयं की देख-रेख के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। यदि स्वयं की देख-रेख करना हम शुरू रखते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है, वो हमारे अपने दैनिक जीवन काल में होते रहता है। और 1 महीने में हमारी एक और ध्यान देने एक ये चीज़ है कि जब हम 1 महीने का दिन 30 दिन या 31 दिन जो होता है, उस दिनों को जाने के बाद में हमें थोड़ा चिंतन करते हुए कि मैंने 1 महीने में क्या चीज़ की, दो जिसे हम फीडबैक कहते हैं कि वो फीडबैक भी अपने माइंड से लेना, मूल्यांकन करना और उस मूल्यांकन का भी हमें ध्यान देने की कोशिश करना, ये एक आवश्यक बातें मानी जाती है। इसलिए कई चीज़ें जो होती कभी-कभी हम क्या करते हैं कि अपनी फिज़िकली एंड मेंटली चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन फिज़िकली एंड मेंटली जो चीज़ें होती है, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इसलिए उसको कभी भी हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो इग्नोर करने का जो मतलब है कि हम अपने आप की केयर करने से चूक रहे हैं। जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक बड़ा ऊर्जा का या हमारी अपने लिए एक बड़ी ताकत का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि डेली पानी पीना, कभी-कभी हम कह रहे हैं छोड़ो क्या करना है हमें, नहीं लेना चाहिए। तो वो उस समय का समय तो जाएगा, लेकिन जो लेने से क्या होता है कि हमारे जो अंग हैं वो तंदुरुस्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पानी को पौधे को पानी दिया जाता है तो बड़ा हरा-भरा तंदुरुस्त रहता है। तो यही चीज़ें हैं कि हम अपने जीवन को इस तरह से बनाए रखने के लिए स्वस्थ या माइंड को अच्छा बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं इन चीज़ों को हमें करना चाहिए और इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि इसका एक लाभ मिल गया तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें हमारे जीवन काल में देखी जा सकती हैं और इसलिए बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर का हमेशा केयर करते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जितना हम केयर करते रहेंगे, तो ये जो हमारे अंग है या हमारा जो शरीर है, ये तंदुरुस्त रहता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि मन भी हमारा तंदुरुस्त रहता है, तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि दूसरे लोग जो है वो किस तरह से हमारे चीज़ों को लेते हैं, तो ये हमें करना होगा। यदि ये किया गया, तो इसका लाभ जो है वो हमारे दैनिक जीवन में देखा जाता है। तो इसे कहा जाता है कि सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने स्वयं के रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करने के लिए जो मूलभूत मैंने बातें बताई, ये आवश्यक होती है और इसे हमें दैनिक जीवन में करने की कोशिश करनी चाहिए। इसको करने से स्वाभाविक तौर पे हमें बदलाव दिखाई देगा, लेकिन हर चीज़ों के लिए संतुलन रखना या सावधानी बरतना भी ज़रूरी होता है। ये करना हमें चाहिए, जो मैं हर बार या बार-बार इन चीज़ों की तरफ में ध्यान आकर्षित कराते रहता है। तो अभी मैं आप लोगों से चाहूँगा कि यदि किसी के कोई प्रश्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं और नहीं तो फिर हम लोग अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की तरफ में आगे बढ़ेंगे। यस एनी और? भंते जी, मेरा प्रश्न है। हाँ। भंते जी, जब हम अस्थि विसर्जन करते हैं, उस समय जो आप थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आवाज़ आएगी। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। जब हम अस्थि विसर्जन करते हैं भंते जी, तो हाँ। जो अल्पोहार देते हैं, तो वो अल्पाहार। हाँ, जो नाश्ता करते हैं उस समय, तो वो कहाँ तक सही है?
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं वहाँ बॉडी भी जलती है, तो ये वाला कहाँ तक सही है? इसके और एक प्रश्न है कि जब हम किसी की डेथ होती है तो उस समय दुखवटा करते हैं, तो उस समय भी नए कपड़े देते हैं, वो उसी समय देते हैं, तो उस समय दुख होता है तो ये नए कपड़े भी देते हैं, तो इसका भी मुझे और आंसर चाहिए। और तीसरा दिन करते हैं तो नाम से भोजन निकालते हैं, थाली निकालते हैं, तो दूसरे दिन वो गाय को देते हैं, तो ये भी कहाँ तक सही है? क्योंकि मैंने ऐसा बोला घर में, तो बोले नहीं ये पहले से आ रही है परंपरा, तो ये करनी चाहिए, तो ये सब चीजें मुझे बताइएगा। हाँ, तो आपका पहला जो सवाल है कि जहाँ पर डेड बॉडी जलती है वहाँ पे हमें नाश्ता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये अच्छा प्रश्न है। तो वैसे देखा जाए तो ये जहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है तो वहाँ पर या उस परिसर में हमें ना दे तो अच्छा है, लेकिन कुछ दूरियों पे जाकर या हम बैठते हैं तो वहाँ दिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम उस समय ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस जगह ये डेड बॉडी जलाई गई है वहाँ ना देते हुए कहीं न कहीं हमें दूर एक अलग स्थान पर देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो सवाल पूछा कि जो कपड़े दिए जाते हैं तो वो कहाँ तक इस तरह से सही है। तो ये तो एक ट्रेडिशन बना हुआ है, तो इसकी इतनी कोई ख़ास आवश्यकता तो नहीं है। और इसे हमें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोग जो है उस तरह से समझते हैं कि ऐसे अवसरों पर कुछ प्रदान करना चाहिए और वो करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिशन बना हुआ है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो मैं ऐसे एक लोग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों के माइक ओपन है कृपया करके वो अपने माइक म्यूट कर लें, क्योंकि वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है, तो भंते जी की आवाज़ डिस्टर्ब। हाँ, तो मैंने अभी सबका जो है वो म्यूट कर दिया। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हम ये परंपरा को जो मैंने कहा था एक दिन, मैंने अभी 2 दिन पहले का जो मेरा प्रश्न था कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या हम ट्रेडिशनली है। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था 2 दिन पहले के सेशन में कि हम कितना अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक ज़माने में अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पहले से थी वो ज़रूरी नहीं कि अभी उतनी रिलेवेंट हो। ज़रूरी नहीं कि वही बातें को हमें अभी भी करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समय काल परिस्थिति के आधार पर बदलना सीखना चाहिए। और ये यही हमें जीवन सिखाता है कि जो कुछ बातें पहले से हो रही है यदि वो उपयुक्त नहीं लग रही है तो वो हमें दूर करना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि अभी कोरोना महामारी के समय में ये कहा जाता है कि हमें जितनी दूरियां बना के रखनी है या आपस में ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अब सपोज देर मान लिया जाए कि अभी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु होने के बाद यदि मान लिया जाए कि जो लोगों ने यदि इस ट्रेडिशन को फॉलो किया तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होगी लोगों के साथ में। तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रेडिशनली जो लोग इस तरह से करते रहते हैं तो कहीं न कहीं वो चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। इसलिए बुद्ध ने भी समझाया कि, और इवन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 22 प्रतिज्ञा में इस बातों को कहने की कोशिश की है कि हमें जितना हो सके तो पिंडदान है या ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे लिए सही नहीं है तो उन्हें हमें बदलने की कोशिश करवाना चाहिए। तो ये जो दुखड़ा वगैरह किया जाता है, भाई आखिरकार दुख तो हुआ है, लेकिन दुख से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए किया क्या जाता है, मैं बताता आपको कि बुद्ध के काल में भी जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उनके समय के बहुत सारे भिक्षु जो है वो रो रहे थे कि हमारे शास्त्र चले गए, अब कौन हमें समझाएगा, कौन हमें कुछ मार्गदर्शन करेगा। तो ये जब बातें देखी जा रही थी तो बातें देखने के बाद में ये हमें बात समझ में आ रही थी कि तथागत के समय फिर वरिष्ठ भिक्षु ने कहा कि भाई ये तो स्वाभाविक बातें हैं, ये तो होने वाला है, इससे कोई बच नहीं सकेगा। तो ऐसे समय में हमें रोना बिलखना ये तो फीलिंग्स की बात है, ये तो हमारे इमोशंस की बातें हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनली बातें चलाई जाती है
वो कम से कम जो है वो हमें उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कंसेप्ट जो है वो दूसरे संस्कार की है, लेकिन बौद्ध धर्म में इस तरह का कोई खास प्रचलन नहीं है। इसके एवज में ये कहा जाता है कि हमें बौद्ध भिक्षुओं को बुलाना चाहिए और बौद्ध भिक्षु या कोई जानकार आदमी उनको बुलाना चाहिए। उनसे हमने ऐसे प्रसंगों पर हमारे अंदर की हिम्मत जाग सके या हमें सत्य का ज्ञान हो सके, सत्य का बोध हो सके, तो हमें धार्मिक चर्चाएं सुनना या धर्म की बातों को सुनना ये ज़्यादा महत्व का देखा जा सकता है और वो हमने करना चाहिए कि हम धर्म की बातों को सुन सके। ऐसे अवसरों पर यदि धर्म की बातों को सुनते हैं तो उससे हमें हिम्मत आती है या हमारे अंदर और कुछ अच्छा जो दुख की घड़ी आई है उससे बाहर निकलने की संभावना देखी जा सकती है। तो ये सब क्या होता है कि वो जो लोग दान देना चाहते हैं तो वो भिक्षुओं को विहारों के लिए दान दिया जाता है। ये संकल्पना पहले से बनी हुई है और आज भी बौद्ध राष्ट्रों में यही चीज़ें देखी जाती है कि जो भी लोग दान लेकर आते हैं इनके नाते के लोग वो भिक्षुओं को या संघ को दे देते हैं और संघ जो है वो विहार के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें दान के रूप में देखी जाती है कि अंतिमतः जिसे हम पुण्यानुमोदन कहा जाता है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो कम से कम हम उनके जो नाम का या जो हम अभी जीवित लोग हैं इनको सुख की प्राप्ति के लिए या निरोगी रहने के लिए हम पुण्य का अनुमोदन करते, पुण्य को बढ़ाने की कोशिश करते कि ऐसा तो हुआ, लेकिन कम से कम जो हम जीवित लोग हैं तो इनका पुण्य का जो पुण्य है इनका बढ़ सके, इनका मेरिट्स बढ़ सके या इनके कुशल कर्म बढ़ सके, इसलिए वो पुण्य अनुमोदन किया जाता है। तो ऐसे अवसरों पर उनको दान दिया जाता है ना कि। लेकिन ये ट्रेडिशन क्या हो गया कि भारत में बाद में कालांतर में कुछ मिलावटें हो गई और मिलावट होने की वजह से फिर वो चीज़ें लोगों को सही नहीं पता थी कि क्या करना चाहिए और इसलिए जो भी बातें उनको पुरोहित वर्ग ने बता दे गए तो पुरोहित वर्ग की बातें लोगों ने इम्प्लीमेंट किया जो भी उन्होंने बताया। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है पहले से जो भारत का जो चलते आ रहा था 5,000 साल पहले और 3,000 साल पहले से ये जो परंपरा हमारी थी इसमें बीच बीच में क्या हुआ कि गड़बड़ियाँ होती गई और उसका परिणाम इस तरह से देखा गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे अवसरों पर वो चीज़ें ट्रेडिशनली बनना या उन चीज़ों को करना यदि वो सही नहीं है तो उसको हमें रोकना चाहिए। तीसरा आपका प्रश्न था ज्योति मैडम, तीसरा आपका प्रश्न था कि व्यक्ति क्या जिनकी प्रश्न था मृत्यु तीसरा? जिनकी मृत्यु होती है उनके नाम का डालते हैं अलग से वो थाली। हाँ, तो जिनके नाम की मृत्यु होती है उनके थाली मैंने आज ही बताया पुनर्जन्म के सिद्धांत में मैंने इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और एक स्टोरी भी बताई थी कि जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको भोजन की जरूरत नहीं होती, उनके नाम से जो थाली रखी जाती है तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जीवित रहते समय चाहे वो हमारे घर में कोई भी सदस्य हो, माता पिता हो या सास ससुर हो या भाई बहन हो या पति पत्नी हो या बच्चे हो, जो भी हम लोग पारिवारिक रूप से जीवन को यापन करते हैं वो आपस में हमने एक दूसरे की सेवाएं करनी चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के हम सुख दुख में हमें बने रहना चाहिए। ये इसका एक मीनिंग है। मृत्यु के बाद यदि हमने उनके नाम से थाली वगैरह कुछ लाया भी तो जिनकी मृत्यु होगी वो तो खाने वाले हैं नहीं, आखिरकार वो वेस्टेज चला जाता है। वो बल्कि हम करने गए थे कुशल लेकिन उससे अकुशल ही निर्माण हो जाता है क्योंकि फिर उसमें मक्खियाँ लग जाएगी या फिर बाकी के कीड़े मकोड़े लग जाएंगे और वो वेस्टेज चले जाता है भोजन, वो कोई काम का नहीं होता। उसकी जगह सॉरी जो नीडी आदमी है जो जिनको आवश्यकता है भोजन की, यदि हम उनको देते हैं तो उनको देने के बाद में कहीं न कहीं वो भोजन देने के कारण हमें पुण्य अर्जित हो सकता है यदि वो भोजन उनको दिया गया जो जीवित आदमी है, क्योंकि वो भोजन ग्रहण करेगा तो उसका लाभ हमें मिल सकता है। लेकिन ये जो किया जाता है ये हमने बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है पंडित जी। ओके, एनीवन एनी मोर या फिर हम लोग अपने समय भी हो रहा है तो मुझे लगता है कि आज इतना लेते हुए मेडिटेशन की हम लोग प्रैक्टिस करें तो बेहतर है।
और किसी को कोई सवाल है और भी? एनीवन? किसी को कोई सवाल? पंडित जी, मेरा एक सवाल ये है कि हमें किस किताब के द्वारा किस तरह ये पता चल सकता है कि हमारे बुद्ध रीति से क्या रीति रिवाज हैं और किस तरह से हमें क्या चीजें करना चाहिए, क्योंकि हम मिक्स कल्चर में हैं यहाँ पे, तो पुरानी एग्जैक्टली। चीजें हैं। हाँ, हाँ, तो मेरे पास से तो एक ये मैसेज आपको भी आया था कि कोई कि किताबें तो रेफर करें। अभी ऐसे कई किताबें तो छपी है और मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ और वो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। तो कुछ दिन बाद वो हमारे क्या संस्कार है, हमारे कौन से त्योहार हैं जो हमने मनाना चाहिए और एक महीने में कितने सारे त्योहार हमारे आते हैं, वो सब लिए इस पर काफ़ी काम हुआ है और कौन-कौन सी चीज़ों को हमने करना चाहिए। इस पर हमने एक लिखित दस्तावेज बनाया है पुस्तक जी के रूप में और वो हम लोग उसको हिंदी में बनाया क्योंकि देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कुछ भाषा में इसको बनाया गया है। मोस्टली ज़्यादातर महाराष्ट्र में मराठी में मिलता है लेकिन क्योंकि देश भर में हमारी जो भाषा को जानने वाले सबसे ज़्यादा जो हिंदी में है, तो उसको जी हिंदी में बनाया है और वो काम अभी पूरा ऑलमोस्ट हो रहा है। तो वो कौन-कौन से त्योहार है जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे क्या करना चाहिए, तो गब्बर मंगल संस्कार से लेकर ये मृत्यु संस्कार तक हमें क्या-क्या करना चाहिए, कौन-कौन सी हमारे लिए विधि होती है और क्या जी करना चाहिए। इन सब बातों के लिए हमने वो काम किया है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है और वो आपके बीच में बाद में वो पुस्तक के रूप में, दस्तावेज के रूप में आएगा। तो आप फिर उसको आप पढ़कर जो अपने हमें क्या-क्या करना चाहिए, वो मैं उसको इस पे कुछ कहना चाहता हूँ बंते जी। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारा लैंग्वेज का कंसर्न है, अगर ये किताब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं या वर्ड में, तो इसको मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है गूगल के थ्रू। हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उसकी होगी तो वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को पब्लिकेशंस वहाँ पहुँचाना, कोरियर, परचेजिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। अगर उसकी कोई पीडीएफ कॉपी है तो वो मल्टी लैंग्वेज में भी बन सकती है और इजीली व्हाट्सएप और जिस तरह से हम अभी डिजिटली बात कर रहे हैं, इस तरह से हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो लोगों को एक पूरी साइकिल अगर पता चले कि उनके जन्म के स्थान से लेके हमें आखिरी तक क्या चीजें करनी है, तो बहुत बेटर होगा, मुझे लगता है ये। ठीक है, ये आपका सुझाव या आइडिया जो है वो ठीक है, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जैसे आपने बताया कि अलग-अलग भाषाओं में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो भी कर लिया जाएगा। ये अच्छा सुझाव है। तो इसको हम करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे प्रमुख जो संस्कार है या हमारे जो फेस्टिवल है, वो हमें क्या करना चाहिए दैनिक जीवन में या महीने में या साल भर में, वो चीज़ें जब दस्तावेज रहेगा या उसकी जानकारी हमारे पास रहेगी तो कोई मिले ना मिले लेकिन हम भी अपने घर में उस तरह से कर सकते हैं। हाँ, और इस विषय पे अगर कोई जानना चाहे तो मैं उनको इसके बारे में बताना भी चाहूंगा कि किस तरह से लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये 5 से 10 मिनट का ही काम होता है कंप्यूटर के थ्रू। तो मैं इस पे एक सेशन बना दूंगा या आपको इसके बारे में गाइडेंस दे दूंगा या उसको ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। स्कैन वाला जो है वो नहीं होगा कन्वर्ट। नहीं, वो स्कैन वो वाला नहीं डायरेक्ट जो होगा, टाइप किया हुआ है ना, जो टाइप पीडीएफ किया में। हुआ मेरी है बात वही सुनिए, का। हाँ, पिक्चर्स ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी पीडीएफ कॉपी है तो वो वर्ड में ट्रांसफर हो जाती है। वर्ड से फिर आपको इजीली वो कैरेक्टर में आ जाता है और उसको आप सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं लैंग्वेज को। अगर पीडीएफ में है तो वो वर्ड में आ जाएगा, वर्ड में है तो वो पीडीएफ बनता है, क्योंकि वर्ड से ही पीडीएफ बनाया जाता है पहले। तो अगर वर्ड में कॉपी है तो हम उसको ट्रांसफर करके फिर पीडीएफ बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जैसे भी आप उसको चाहें। ये बुक्स बनते जी मेरे पास रेडी है अभी। बाबा का आदेश करके पारिवारिक धम्म संगोष्ठी भोपाल वालों ने छपाया है, मेरे हाँ, पास तो रेडी है अभी। वो लेकिन मैंने उसमें काफ़ी और संशोधन किया है जो आज के जो जी जी जी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या करना चाहिए। वो तो मेरे पास 2 बुक है, जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो मेरे पास 2 बुक है। उसकी एक बुक में तो मेरा जी भी जी जी। उसमें जो मंगल कामनाएँ मेरी एक लिखी हुई है उसमें भी, वो 2 बुक है। पारिवारिक धर्म संगोष्ठी के माध्यम हाँ, से एक हिंदी और एक मराठी में छापी गई किताब है। तो वो जी दोनों जी जब जी। दोनों कंप्यूटर में मैं अवेलेबल यहाँ है थोड़ा
तो इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो जो ये जो विजय कुमार जी जो बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, उसमें जो अपूर्ति रह गई है उसको मैंने और भी समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, क्योंकि गाथा वगैरह तो सेम होती है, लेकिन उसके अलावा हमें और भी क्या किस तरह से करना चाहिए, उन बातों को भी हमने लोगों का ध्यान आकर्षित करा। जैसे कि अभी कई ये संडे मैडम ने पूछी थी, तो ऐसे ही कई सवाल होते, तो उसको हमने समझाने की कोशिश की क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी किया हुआ है। तो ये एक इनके पास तो ऑलरेडी 2 पहले से किताब निकली है जो हमें पता है, तो वो भी है और उस पर मैंने काफ़ी काम किया है और टाइपिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो उसको मैं ये भी कोरोना महामारी की वजह से जो है उस पर ये नहीं हुआ, रुका हुआ है, लेकिन अभी मुझे लगता है धीरे धीरे उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। और टेक्निकली अगर किसी को कुछ टेक्निकली हेल्प चाहिए तो कंप्यूटर में मेरी एक्सपर्टीज है इन सब चीज़ों में, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों को और कैसे तो डिजिटलाइजेशन आपका करना है। यदि कोई एक्सपर्ट है तो हम लोग उनका एक सेशन रख लेंगे जी 20 से 30 मिनट का। वो यदि बताना चाहे तो उनका भी हम ले लेंगे, ये भी हो जी जी, सकता है। कभी भी आप संडे सैटरडे में, मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्री होता हूँ, वैसे तो डे में भी रहता हूँ फ्री, बट आप संडे अपना सैटरडे नंबर मोस्ट शेयर कर प्रेफरेबल दीजिए है। इसमें, तो जी उसमें जी क्या होगा कि हम आपसे बात करके वो आपका सेशन ले लेंगे, अभी जी इससे जी काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। हाँ जी, मैं भी, हमने बुद्ध विहार बनाया है पठौरिया पे, वहाँ पे भी एक भंते जी हैं। हाँ और अभी अम्बेडकर मूर्ति का अनावरण है नेक्स्ट मंथ, अभी कोरोना से हम लोगों ने पोस्टपोन किया हुआ है। हाँ तो काफी लोग हैं लेकिन उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो है कि विचारधारा से जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी गौतम जो है सूरजपाल राक्षस जी हैं, ये लोग भी बहुत काम करते हैं। तो जब भी मेरी जरूरत हो मैं यहाँ चैट पे ड्रॉप कर देता हूँ आपको अपना नंबर। ठीक है तो ठीक है। तो आप अभी ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, मेन दिल्ली में रहता हूँ मैं, द्वारका सिटी। ठीक है ठीक है। ओके। तो ये इन्होंने जो बात की है, ये नंबर शेयर करेंगे, इसको हम कभी भी एक सेशन में इनवाइट करेंगे जिससे आप पर्टिकुलर उतने देर में बात बता सकें। ठीक है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? तो आई थिंक आज के क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग रोकते हैं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद में आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। तो सभी लोग अभी मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना है। तो बबली मैडम का जो है वो आपका फैन जो है वो आवाज़ करता है, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है। ठीक है। अब हम लोग ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। धीरे से आँख मूंदनी है और अपनी मन की आँखों से अपना ही निरीक्षण परीक्षण करना है। निरीक्षण परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम अपने आसन से करनी है। अपना आसन सुख कारक है, स्वस्थ है, शांतनासन है और जानते हुए कि मेरा आसन सुख कारक है, स्वस्थ है, शांतनासन है। फिर अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर, अपनी पीठ पीछे आगे झुकी ना, सीधी सरल शांतनासन है। और यह जानते हुए कि मेरी पीठ सीधी एवं सरल है, शांतनासन है।
फिर अपना ध्यान अपने कंधे की ओर, अपनी कंधे पूरी तरह से स्वस्थ हो, तनाव मुक्त, और यह जानते हुए कि मेरे कंधे पूरी तरह से स्वस्थ है, तनाव से। फिर अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर, अपनी गर्दन सीधी एवं सरल है, तनाव से मुक्त, और यह जानते हुए कि मेरी गर्दन सीधी एवं सरल है, तनाव से मुक्त। फिर अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर, अपना मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो, तनाव से मुक्त। फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर, अपना चेहरा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, तनाव से मुक्त, और ये जानते हुए कि मेरा चेहरा प्रफुल्लित है, आनंदित है, तनाव से। इसी तरह अपने शरीर और मन को आरामदायक बनाते थे, रिलैक्स महसूस करते, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है ऐसा महसूस करते। यदि शरीर के किसी भी अंगों में तनाव हो तो उसे दूर करें, क्योंकि ध्यान साधना हमारे मन, हमारे शरीर को आरामदायक बनाती है, हमारे अपने स्ट्रेस को कम करती है, तनाव को दूर करती है। इसलिए अपना संपूर्ण ध्यान अपनी नासिका की ओर केंद्रित करते, भीतर जाती हुई सांस एवं बाहर आती हुई सांस, भीतर जाती हुई सांस एवं बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करते दे रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, भीतर जाती हुई सांस एवं बाहर आती हुई, इस पर एकाग्रता बनाए रखना, जागृति बनाए रखना। इसे आनापानासति के नाम से जाना जाता है। और शरीर में होने वाली वेदना, उसको समता भावना से देखते हैं कि मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अपना संपूर्ण ध्यान अपनी नासिका की ओर केंद्रित करते हैं। भीतर जाती हुई सांस या बाहर आती हुई सांस केंद्रित करते। मेरी सांस कितनी गहराई तक जाती है या कितनी गहराई से वापस आती है, इस पर ही ध्यान केंद्रित करते रहना। जब हम ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भूतकाल की घटनाओं में, भूतकाल के कार्य में कहीं न कहीं वह चले जाता है, वह उस कार्य में लग जाता है। लेकिन हमें अपने कार्य को करते भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। अपने मन को न भूतकाल न भविष्य में बल्कि वर्तमान में ही रखने का अभ्यास करना, और यह ध्यान साधना अपने मन को वर्तमान में रखने की प्रैक्टिस कराता है। उससे रिलैक्स होता है, उससे वह अच्छा महसूस करता है।
और इसलिए इस तरह से अभ्यास करते ही पूरी तरह से ध्यान को दूर करें। मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़, भीतर जाती सांस में बाहर आती है सांस। इस तरह से ध्यान साधना का अभ्यास करते रहेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करते रहेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी नासिका की ओर केंद्रित करके वेदनाओं को जानते केंद्रित करना है। यदि मन कई तरह के विचार करने लगे, किसी काम में लग जाए, मन हमसे दूर चले जाए, कई तरह के चीजों को सोचने लगे, तो ऐसे समय में उसे पकड़कर अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रखते हुए अपनी नासिका की ओर केंद्रित करते हम साधना का अभ्यास करते रहना है। ध्यान साधना का अभ्यास करते रहना है। ध्यान साधना का अभ्यास करते रहना है।
अपने मन को एकाग्र रखते हुए अपना संपूर्ण ध्यान नासिका की ओर केंद्रित करते हुए, क्योंकि मनुष्य का मन इधर उधर जाते रहता है, लेकिन जब हम ध्यान साधना का अभ्यास करना शुरू करते हैं, अपने मानसिक शारीरिक ऊर्जा को हम बनाए रखते हैं, इसे प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए ध्यान साधना बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। यह विधि अपने लिए एक आवश्यक है। इसलिए इसका अभ्यास करते हुए अपने मन को केंद्रित करते रहना, एकाग्र करना, शांत चित्त से, शांत मन से इसे हमें करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि मन इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपने मन को एकाग्र करते हुए इसे करने की कोशिश करते हैं। हम करने का अभ्यास करते हैं। अब हम कुछ समय के लिए मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे। अपने स्वयं के प्रति मंगल मैत्री करनी है और मन में इस तरह चिंतन करना कि मैं सुखी हूँ, निर्दुखी हूँ, निर्वैरी हूँ, सुखपूर्वक जीवन यापन करूँ।
विश्व में रहने वाले समस्त जीवों के प्रति मंगलमती करनी है और मन में इस तरह चिंतन मन करना है, वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, सुखपूर्वक जीवन यापन करे। सद् सत्ता तमसता तन्मदायादा तमयोनि तमबन्धो तमपतिशरणं यं खम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदा यदा भविष्यन्ति सद्सत्ता सुखी भवन्तु अवेरा सुखजीविनो कथं कुर्यां फलं मह्यं सद्भागी भवन्तु ते सद्भागी भवन्तु ते सद्भागी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब हम लोग धीरे धीरे आँख खोल सकते हैं। वंदना भी बनते जी। सुखिए। सबको नमो बुद्धाय जय। वंदना भी बनते जी। सुखिए। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।